आज इस वीडियो में मैं आपको एक एडवांस स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसके बारे में आपने यूट्यूब पे शायद पहले नहीं सुना होगा। बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें हम 3 कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं। हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं, हम इसमें फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट का यूज़ करने वाले हैं और प्लस हम लिक्विडिटी हंटिंग साइकोलॉजी जो है उसका यूज़ करने वाले हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट खुद में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये इस कॉन्सेप्ट को अगर आप एकदम वैनिला यूज़ करोगे, मतलब एकदम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में यूज़ करोगे, तो वहाँ पर आप बहुत बार ट्रैप हो जाओगे। तो मैं आपको एक एडवांस स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिस तरीके से मैं पर्सनली इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ट्रेड करता हूँ, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको हल्की फुल्की बेसिक्स की आइडियाज़ हैं। प्राइस एक्शन भी अगर आपको बेसिक पता है तो भी आप ये स्ट्रैटेजी समझ जाओगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। समझते हैं कि आखिर ये एडवांस स्ट्रैटेजी है क्या और आखिर कैसे इसमें हम ट्रेड्स ले सकते हैं। इससे पहले स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं आपको एक बार बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक हम उस जोन को बोलते हैं। आप एक तरीके से मान लो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया होता है। ऑर्डर ब्लॉक हम ऐसे जोन्स को बोलते हैं जहां से मार्केट में एक बड़े ऑर्डर की संभावना होती है, जहां से मार्केट में एक बिग ऑर्डर आता है या बिग मूवमेंट आता है, उसको हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल की तरफ दिखाऊं तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल होता है। 2 तरीके के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसको आप सपोर्ट की तरह भी मान सकते हो अगर आपने प्राइस एक्शन पढ़ा है तो। अभी आप बस बेसिक टर्म समझते जाएगा। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को आप यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो किसी एक सर्टेन पॉइंट से मार्केट में एक बहुत फास्ट अपसाइड मोमेंटम आना चाहिए। ये जो अपसाइड मोमेंटम है वो फास्ट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई कंडीशन सपोर्ट डिफाइन करते टाइम हम बात नहीं करते, बट जब हम ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन करते हैं तो ये कंडीशन हम बात करते हैं कि मूवमेंट बहुत फास्ट होनी चाहिए, एक इम्पल्सिव मूवमेंट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो गिरावट की आखिरी कैंडल रहती है, जनरली जो इसका कलर रहता है वो रेड ही रहता है, बट कुछ कंडीशन में हम इसको ग्रीन कलर वाली कैंडल भी मान सकते हैं। तो ये जो आखिरी कैंडल वाली जोन रहती है इसको हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया कंसिडर करते हैं। अब इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों कहा जाता है, ये नाम से ही ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा कि इस जगह पे किसी एक बड़े प्लेयर का स्मार्ट मनी का ऑर्डर लगा है अपसाइड डायरेक्शन में, तभी मार्केट में सडन रिकवरी देखने को मिली है। सिमिलरली बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक भी सेम कंडीशन होती है। मार्केट ऊपर जा रहा है, आपके पास एक स्विंग फॉर्मेशन होना चाहिए, एक इंपल्सिव डाउनसाइड मोमेंटम होना चाहिए। जो लास्ट कैंडल रहेगी जनरली इसका कलर ग्रीन रहता है, बट ये रेड भी हो सकती है, वो कैंडल आपके लिए यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का काम करती है। ये बेसिक ऑर्डर ब्लॉक की अंडरस्टैंडिंग है। इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, आप देखोगे तो किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को ड्रॉ करना चाहिए, कौन सी कैंडल कंसिडर करनी चाहिए, बट मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये सारी बारीकियां आपको उलझाएंगी। मैं आपको एक सिंपल और बहुत ही ज़बरदस्त मेथड बता रहा हूँ, आप बस ध्यान से सुनते रहेगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई जो हम समझ लिए। सेकेंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं FVG। ये कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, ऑर्डर ब्लॉक से भी ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसकी क्लैरिटी रखें। इसका फुल फॉर्म होता है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, आप समझने की कोशिश करेगा। बेसिकली जब भी मार्केट में कोई फास्ट मोमेंटम आता है तो हमने कई बार देखा है बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है ये क्यों बनती है? जब भी कोई इंपल्सिव ट्रेड लेता है, मान लो किसी स्मार्ट मनी ने कोई बहुत बड़ा ऑर्डर एक साथ प्लेस कर दिया, तो उसके कारण प्राइस में एक फास्ट क्विक मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो जब भी ऐसे फास्ट मोमेंटम होते हैं, बहुत सारी एरियाज ऐसी रह जाती हैं जहां पर प्रॉपर्ली ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है जो बाकी ट्रेडर्स हैं उनके। जैसे मान लो यहाँ पे फास्ट मोमेंटम आ गए तो ये एक जोन क्रिएट हो रहा है। इस जोन के अंदर बहुत सारे बाइंग ऑर्डर होंगे जो मिस हो जाएंगे, या फिर हो सकता है कुछ सेलिंग ऑर्डर हो वो भी मिस हो जाए। जैसे यहाँ पर एक एरिया बन रहा है जहाँ पे फास्ट मोमेंटम आई हुई है, तो जनरली इस एरियाज में जो ऑर्डर मिस हो जाते हैं तो हम इसी को कहते हैं कि यहाँ पे एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो ऑपोजिट पार्टी है उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। और जनरली मार्केट जब भी इस गैप के आसपास आता है ना, तो यहाँ पर हमें वापस से एंट्रीज, नए ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं जो मार्केट को एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। तो फेयर वैल्यू गैप वो एरिया होता है जहाँ पे बहुत फास्ट मोमेंटम आए। फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास 3 कैंडल बनी हुई है। एक हमारे पास छोटी कैंडल, कलर पे ध्यान ज़्यादा मत दीजिएगा, और ये मेरे पास यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी हुई है। इस तरीके से मैं एक मोमेंट बता रहा हूँ आपको कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, और जो हमारे पास थर्ड कैंडल बनी हुई है वो कुछ इस तरीके से
इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हमारे पास 3 कैंडल है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर एक फास्ट मोमेंटम हमें दिख रही है, छोटी कैंडल बनी, अचानक से मोमेंटम इंक्रीज हो गया। तो हमें वो एरिया आइडेंटिफाई करना है जहां पे मार्केट में गैप छूटा हुआ है। तो आपको वो पता चलेगा जब आप बॉडीज को देखोगे। तो आप कैंडल की बॉडीज को सबसे पहले देखिएगा। ये मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आप कैंडल के बॉडी को देखिए, उसके बाद आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे प्राइस आया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कैंडल के बॉडी को देखता हूँ तो ये बॉडी का हाई है और ये बॉडी का यहाँ पे लो है। तो अगर मैं लो से कंसिडर करूँ तो आप देखो यहाँ पे एक विक बनी हुई है। तो यानी बॉडी का जो ये वाला एरिया है, यहाँ तक जो एरिया है वो एरिया तो इस विक ने कंसिडर कर लिया। मतलब यहाँ पर विक बनना मतलब ऑर्डर्स प्लेस होना। तो यहाँ पर एक फेयर अपॉर्चुनिटी दी गई थी। अगर आप हाई से देखोगे तो इस कैंडल का विक बना हुआ है, यानी प्राइस नीचे आया, प्राइस यहाँ तक आके टेस्ट किया हुआ है। तो वापस से जो ये एरिया क्रिएट होता है ना, यहाँ पर भी ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी मिली, बट बीच में हमारे पास ये वाला एरिया बच जाता है। जो ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है, इस एरिया में आपको कोई विक्स नजर नहीं आएंगे। मतलब ये बहुत फास्ट मोमेंटम आया लेकिन मार्केट उस एरिया को अभी तक टेस्ट करने नहीं आया। तो इसी को हम आसान भाषा में, सिंपल भाषा में फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। देखो इसकी भी बहुत सारी बारीकियां होती हैं, बट जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसमें इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक साइकोलॉजी बेस्ड स्ट्रैटेजी है। तो अगर थोड़े लेवल्स ऊपर नीचे भी होंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और फेयर वैल्यू गैप भी ना आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन बन के सामने आता है। इस जोन पे भी ट्रेडिंग डिसीजंस लिए जाते हैं और हम भी इसको अपने स्ट्रैटेजी में शामिल करने वाले हैं। तो हमने 2 चीज सीखी। ऑर्डर ब्लॉक, देखो ध्यान देने वाली बात क्या कि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा रिवर्सल्स पे ही बनता है, हमेशा कॉर्नर पे बनेगा। बट जो फेयर वैल्यू गैप है वो एक मूवमेंट के बीच में आपको मिलता है। तो इस तरीके से मान लो मार्केट गिर रहा था, ऊपर उठता है, तो यहाँ बॉटम पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा और उसके बाद आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी मिलेगा। तो जनरली इस तरीके से दोनों की पोजिशनिंग होती है। अब लास्ट चीज को समझते हैं जो इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है लिक्विडिटी हंटिंग साइकोलॉजी। अब ये जो लिक्विडिटी हंटिंग साइकोलॉजी है ना, ये टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं है, ये कंप्लीटली एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पार्ट जो प्राइस एक्शन है उसके पार्ट्स को देख के, उसके कॉन्टेक्स्ट को देख के ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस बिहेवियर किस डायरेक्शन पे बायस्ड है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना पड़ता है कि जो भी ऑर्डर फ्लो हमें नजर आ रहा है, चार्ट नजर आ रहा है, ट्रेंड नजर आ रहा है, वो किस डायरेक्शन में बायस्ड है। तो ये डायरेक्शन बायस समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, बिकॉज इसके बेसिस पे ही हम ये फिगर कर पाते हैं कि जो ऑर्डर फ्लो है वो किस तरफ के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो डायरेक्शन बायस 2 तरीके के होते हैं, एक अपसाइड का होता है, एक डाउन साइड का होता है। लेकिन सबसे जरूरी ये भी समझना है कि कब कोई डायरेक्शन बायस नहीं है। यानी अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट साइडवेज रहता है, नॉन डायरेक्शनल रहता है, तो उस समय डायरेक्शनल बायस किसी भी तरफ नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में दोनों तरफ की लिक्विडिटी हंटिंग पॉसिबल है। तो अगर हमें एक बार डायरेक्शनल बायस समझ में आ जाता है तो हम एक बेसिक कंक्लूजन ये निकालते हैं कि अगर अपसाइड डायरेक्शनल बायस है तो डाउन साइड की लिक्विडिटी हंटिंग पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर डायरेक्शनल बायस डाउन साइड का है तो अप साइड की लिक्विडिटी हंटिंग पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर नॉन डायरेक्शनल मार्केट है तो दोनों साइड में लिक्विडिटी हंटिंग पॉसिबल है। मार्केट में लिक्विडिटी हंटिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब बार बार मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, वो है लिक्विडिटी हंटिंग। तो लिक्विडिटी हंटिंग क्या होता है उसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि मार्केट का ये सपोर्ट एरिया था और इस सपोर्ट एरिया पे मार्केट एक बार आता है। जैसे ही मार्केट इस एरिया पे आएगा, बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से डिसाइड करके बैठे थे कि मुझे यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेना है, वो वापस से बाइंग का ट्रेड यहाँ पे लेंगे। मान लो मार्केट फिर थोड़ा नीचे आया, कुछ लोगों ने और बाइंग का ट्रेड लिया। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे घूम फिर रहा था और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक बाइंग का ट्रेड बनाया, बिकॉज उनके हिसाब से ये एक ऐसा जोन है, ऐसा एरिया है जहां पे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो उन्होंने इस एक्सपेक्टेशन में बाइंग के ट्रेड्स बनाए। अब जो ये सारे बाइंग के ट्रेड्स उन्होंने लिए हैं, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस भी लगाया होगा, और वो स्टॉप लॉस जरूर इस लेवल के नीचे लगे होंगे। और जो भी स्टॉप लॉसेस लगे होंगे वो सारे सेल ऑर्डर होंगे। ये बात आप समझ पा रहे हो ना। अगर आप कोई चीज बाई करते हो और आपको उस ट्रेड से बाहर निकलना है तो आप वो माल बेच दोगे। तो यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर जो हैं वो पड़े हुए हैं। जो भी ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट में प्लेस्ड होते हैं लेकिन एग्जीक्यूटेड नहीं होते, उनको हम लिक्विडिटी कहते हैं। यानी मान लो अगर आपके पास यहाँ आपके बैंक में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, अगर आपके बैंक में 1 लाख रुपए हैं और आपको क्या चाहिए कि मुझे यार ये जो 1 लाख रुपए पड़ेगी मुझे कैश में चाहिए, तो आप बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे कि मुझे 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में तो है, आप मुझे इसका कैश दे दो। अगर बैंक के पास वो नोट्स पड़े रहेंगे तो बैंक आपको बोलेगा कि मेरे पास तो लिक्विडिटी है, आप लो, मैं आपका 1 लाख रुपए लौटा देता हूँ। बट अगर बैंक के पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी ना, तो आपका ही पैसा है बट फिर भी आप बैंक से उसे निकाल नहीं पाओगे, बिकॉज बैंक
के पास लिक्विडिटी नहीं है। तो इसीलिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बड़े मतलब बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उनको लिक्विडिटी की बहुत ज़रूरत होती है और इसी लिक्विडिटी को हंट करने का काम यहाँ पर जनरली बड़े प्लेयर्स द्वारा किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, तो बड़े प्लेयर्स को क्या चाहिए? बड़े प्लेयर्स को चाहिए बाई। बड़े प्लेयर्स तो यहाँ से बाई करना चाह रहे हैं। एग्जांपल आप कंसिडर करो कि कोई बड़ा प्लेयर है वो भी यहाँ से बाई करना चाह रहा है, तो वो बाई करना चाह रहा है। अब उसको बाई के ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे? जब कोई आगे से आके उसको सेल करेगा। अगर कोई उसको सेल ही नहीं कर रहा है तो बाई कहाँ से करेगा? अपने हिसाब से नए ऑर्डर्स तो मतलब नया स्टॉक तो ला नहीं सकता। जो स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं उन्हीं से उसे बाई सेल करना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, प्राइस एक्शन में एक बार मार्केट नीचे जाता है और जो भी पड़ी हुई लिक्विडिटी है, जितने सारे लिक्विडिटी जो ये ऑर्डर्स हैं उन सभी को हंट करता है और फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जितने भी सेल साइड की लिक्विडिटी है उसको पहले हंट किया जाएगा और फिर मार्केट अपने अपसाइड डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। सिमिलरली अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो जितनी भी बाई साइड की जो लिक्विडिटी है उसको हंट की जाएगी और फिर मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट करेगा। ये सिंपल चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। हो सकता है बाई सेल ये बोलने में आप हल्का कंफ्यूज हो रहे हो, बट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको चार्ट में इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद तीनों को मिला के जो स्ट्रैटेजी है हम उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एरिया था जहाँ पे मार्केट कई बार सपोर्ट ले रहा था। आपको दिख रहा है यहाँ पे विजुअली मार्केट कई बार यहाँ पे रुका था और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जब मार्केट को ऊपर जाना हुआ यहाँ से एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम से पहले यहाँ पर हमें एक ब्रेकडाउन नजर आता है। ये ब्रेकडाउन क्लियरली बता रहा है कि लिक्विडिटी को हंट किया गया है। अब लिक्विडिटी हंट में हम भी फंस सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं फंसेंगे? बिकॉज हमने सबसे पहले अपना डायरेक्शनल बायस डिसाइड किया हुआ है। हमने अपना ऑर्डर फ्लो एनालाइज करके, मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करके अपने फेवरेबल डायरेक्शन को फिगर आउट किया हुआ है। तो अगर ये फेवरेबल डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। आप देख पा रहे होगे मार्केट में यहाँ पर हमें एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड सा नजर आ रहा है। पास्ट प्राइस एक्शन को अगर छोड़ दे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड हमें नजर आ रही है और उसके बाद एक ब्रेकडाउन आता है और ये ब्रेकडाउन प्रीवियस स्विंग के ऊपर ही था। तो इसीलिए मोस्टली हम यहाँ पर देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का भी फॉर्मेशन हो रहा है जिसकी चर्चा हम कर लेंगे अभी। तो यहाँ से एक काफ़ी अच्छा सेटअप अपसाइड की तरफ बन रहा था। क्यों? क्योंकि आपके पास तीन ट्रिपल फोर्सेस थे जो एक जगह पे काम कर रहे थे, जो अभी हमने डिस्कस करी। तो मैं आपको अब बताता हूँ इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने का तरीका क्या। आई थिंक आपको ये स्ट्रैटेजी सिंपल समझ में आ गई होगी। अब आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप्स का यूज करके अपने डायरेक्शनल बायस के लिए लेवल्स ड्रॉ करने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डायरेक्शनल बायस अपसाइड है तो आपको केवल सपोर्ट के लेवल्स ही ड्रॉ करने, आपको रेजिस्टेंस चार्ट में ड्रॉ करना ही नहीं। और अगर आपका डायरेक्शनल बायस डाउन साइड का है तो केवल आपको रेजिस्टेंस के लेवल्स ड्रॉ करने, आपको सपोर्ट के लेवल्स ड्रॉ ही नहीं करने हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम अपनी ड्रॉइंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बेसिक स्ट्रक्चर को कंसिडर करता हूँ, तो भी आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे इस स्विंग को अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट काफी तेजी से गिरा और फिर मार्केट में यहाँ पर अपसाइड स्विंग बनना स्टार्ट हुआ। मैंने प्रीवियस प्राइस एक्शन दिखा के आपको समझाया कि मार्केट एक एरिया पे सपोर्ट ले रहा है और हायर लोज के फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो आप इस रेड कैंडल को नोटिस करिए, यहाँ पर जो रेड कैंडल बनी है हमारे पास, इस रेड कैंडल के बाद आपको एक फास्ट अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल चीज ड्रॉ कर सकता हूँ, वो है फेयर वैल्यू गैप। आप देखो इस जगह से लेके इस जगह तक मैं एक फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ कर सकता हूँ। आपको नजर आ रहा होगा ना, एक बड़ी कैंडल बनी और कोई भी विक इसके आसपास नहीं आई थी। और आप देखो आगे चल के इस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट कितनी बार रुकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। इस बार जब मार्केट नीचे आता है तो जस्ट इसका ब्रेकडाउन होता है और इस कैंडल का लो भी ब्रीच नहीं होता है। मतलब इस बार भी मार्केट इसी फेयर वैल्यू गैप पे सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर की तरफ उठता है। तो इस एग्जाम्पल पे ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप थोड़े आसपास ही थे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो आपको ये ग्रीन वाली कैंडल नजर आ रही है ना, ये ग्रीन वाली कैंडल एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर आप इसको ऑर्डर ब्लॉक समझ के इस तरीके से आप ड्रॉ कर देते हो तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इसको अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं कंसिडर किया जाता है, बिकॉज जैसे ही यहाँ पे ऑर्डर एक रिवर्सल का फॉर्मेशन होता है बट कैंडल्स बड़ी बड़ी नहीं बनती। तो ऑर्डर ब्लॉक का ये रूल मैंने आपको बताया था कि फास्ट मोमेंटम आना चाहिए। अब आप इन बारीकों पे अगर फोकस नहीं कर पा रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस आपको चाहिए कि ऐसे लेवल्स आप ड्रॉ करते हुए चले जो आपके डायरेक्शनल बायस में है और फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। और अगर ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाएं तो और भी अच्छी बात है।
मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं गोल्ड के चार्ट में आ गया और आपको प्रॉपर एग्जांपल की मदद से वो मैं लेवल्स ड्रॉ करके बताता हूँ जो हम फ्यूचर में यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये लाइव गोल्ड का चार्ट चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि प्राइस एक्शन का मेरा डायरेक्शनल बायस किधर बन सकता है। तो आप देखोगे तो गोल्ड में एक अच्छी मोमेंटम अपसाइड थी, उसके बाद गोल्ड यहाँ पर एक काफी शार्प फॉल के बाद नीचे गिरा हुआ है। और अगर अभी हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पर प्रीवियस जो स्विंग्स थे वो ब्रेक एग्जैक्टली नहीं हो पा रहे, तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस वाला जो माहौल है वो क्रिएट हो रहा है। तो अगर 1 आवर के चार्ट में हम देखते हैं तो मुझे एक हल्का सा नेगेटिव डायरेक्शनल बायस नजर आ रहा है। नीचे के लेवल पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी अवेलेबल है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें एक हल्का नेगेटिव डायरेक्शनल बायस क्लियरली नजर आ रहे हैं। अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन को स्टडी करूंगा। मैं पूरा छोटा चार्ट नहीं करूंगा, मुझे अब रीसेंट प्राइस एक्शन को स्टडी करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मोमेंटम अपसाइड ठीक ठाक बनी थी, बट मार्केट ने वो मोमेंटम रिजेक्ट किया और अब मार्केट ऑलमोस्ट नीचे आ गया। ये जिस एरिया पे मार्केट खड़ा है वो एरिया एक इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप का एरिया है। आपको ये चीज नजर आ रही है? अगर मैं इस अपसाइड मोमेंटम को कंसिडर करता हूं जो यहाँ से स्विंग का फॉर्मेशन हुआ है, तो इस जगह पे आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हो। बट इस ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा ज़रूरी जो एरियाज आपके पास हैं वो ये फेयर वैल्यू गैप के एरियाज हैं। यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन हो रखा है, इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप का फॉर्मेशन था बट वो यहीं पे मिटिगेट हो गया। तो इस जगह पे देखो एक फेयर वैल्यू गैप के आसपास हम हैं यहाँ पे, यानी अगर मेरा डायरेक्शनल बायस अपसाइड होता, मुझे अपसाइड का ट्रेड करना होता, तो ये काफ़ी बढ़िया पोजीशन थी जहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ। अब मैं आपको इसमें एग्जैक्ट एंट्री बताता हूँ। अगर मुझे अपसाइड एंट्री करनी होती तो आप देखोगे यहाँ पर एक स्विंग का फॉर्मेशन हुआ था और इस स्विंग के जस्ट नीचे यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनी। तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी हंट की गई है। जो कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग का प्लान किया उनकी लिक्विडिटी को हंट किया गया है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या लिक्विडिटी हुई, कुछ लोगों ने बाई किया तो यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी होगी। तो अगर सेल साइड लिक्विडिटी को हंट किया जाता है तो हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। तो इस जगह पे हैमर कैंडल का भी फॉर्मेशन होता, हम इसके ऊपर भी अपनी बाइंग को प्लेस कर सकते थे। नहीं तो मार्केट जब ऊपर आए वापस से इस एरिया में आए तो यहाँ भी हम अपनी बाइंग को कर सकते थे। तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा अच्छा स्कैल्पिंग का ट्रेड अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाता। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, पास्ट के ट्रेड्स की बात ना करके फ्यूचर के लिए हम लेवल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हमारा जो डायरेक्शनल बायस है वो हल्का बेयरिश है। तो एक काम करते हैं, हम केवल रेजिस्टेंस के लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। अगर एक बार ये जो हमने फेयर वैल्यू गैप बनाया था ये ब्रेक हो जाता तो और भी अच्छा रहता, बट अभी हम फिलहाल रेजिस्टेंस के लेवल्स को ड्रॉ करेंगे ताकि वहां पर अगर मार्केट जाए तो हम सेल के ट्रेड्स को ले सकें। तो देखो अगर आपको इमीडिएटली सेल का ट्रेड लेना ना तो ये काफी अच्छा एरिया है जहां पर आप एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आ रहा है, अगर यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बनती है प्रॉपर, तो हम यहीं पे सेल के ट्रेड की अपनी एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारा पहला फेयर वैल्यू गैप का एरिया है जो हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एज सच कहीं पे कोई फास्ट मोमेंटम नहीं आई, और जहां भी फास्ट मोमेंटम आई है वहां पे विक के द्वारा कवर कर लिया गया। तो कोई खास फेयर वैल्यू गैप हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास जो बचता है वो बचता है यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। तो जो नेक्स्ट एरिया है हमारे पास वो यहाँ पे, जहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक नजर आ रहा है, जहाँ से मार्केट में टर्न अराउंड हमें देखने को मिला है। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये भी काफ़ी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई फास्ट मोमेंटम नहीं आया था, बट स्टिल एक इंपॉर्टेंट स्विंग बना हुआ है, तो इसलिए हम भी इसे यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मुझे सेलिंग करना है तो मैं इसी जगह पे अपना सेलिंग करूँगा। यहाँ पे मैं अपने स्टॉप लॉसेस को लगा के एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। बट अगर मुझे थोड़ा वेट करना है, मुझे ये लग रहा है कि नहीं यार जो बड़े डायरेक्शन में टाइम फ्रेम है वो थोड़ा साइडवेज है, तो मैं मार्केट के इस डायरेक्शन में आने का, यहाँ तक आने का इंतजार कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर कोई लिक्विडिटी हंटिंग होती है, मतलब मार्केट इस तरीके से आता है, थोड़ा रुकता है और इस तरीके से लिक्विडिटी हंट करके नीचे गिरने लगता है, तो वो मेरे लिए और अच्छा सिनेरियो रहेगा जहाँ पे मैं अपने सेल के ट्रेड्स को प्लान कर सकता हूँ। बाकी बीच में मेरे पास यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है, तो मैं इस जगह पे कोई भी एक्शन नहीं लूँगा। जहाँ पे मेरे लेवल्स नहीं है वहाँ पे कोई भी ट्रेड मैं प्लान नहीं करूँगा। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। सेम चीज़ आप बिटकॉइन में भी कर सकते हो, इथेरियम में भी कर सकते हो, और क्रिप्टो करेंसीज और नॉर्मल जो हमारे पास यूरो यूएसडी है यहाँ पर भी आप इनसे ट्रेड कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ज़्यादा आपको चार्ट पे लेवल्स दिखने लगेंगे और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई थिंक आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा, समझने मिला होगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या फिर आपको चाहिए कि मैं एक रिटन नोट्स बना के आपको डाल दूं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे हम इससे रिलेटेड अपडेट्स आपको देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले किसी ऐसी वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।